पहले आपको बड़ी खबर पहुंचा दें आप तक। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पंजाब से जुड़ी हुई। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। तो आज दिल्ली में सोनिया गांधी से कैप्टन अमरिंदर मिलेंगे। वक्त 3 से 4 बजे का बताया जा रहा है जब उनकी मुलाकात हो सकती है। इसी बीच नवजोत सिंह सिद्धू भी आज दिल्ली में मौजूद है। न्यूज़ 18 के पंकज कपाही की खबर है कि जिस तरीके से पंजाब में लगातार गतिविधियां तेज हैं, कैप्टन अमरिंदर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं क्योंकि अपने ही सरकार के जो नेता हैं वो अब बिजली को लेकर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में सुलह की कोशिश नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर के बीच और जो मनमुटाव तमाम नेताओं के बीच है उसे दूर करने की कोशिश आला कमान की होगी। कुछ दिन पहले ही नवजोत सिंह सिद्धू की मुलाकात राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से हुई थी क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ये सुलह कमेटी में जाने को तैयार नहीं थे ताकि कैप्टन अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जो मनमुटाव हो दूर हो। उसके बाद ये भरोसा नवजोत सिंह सिद्धू को दिया गया कि जल्द ही उनको उनकी जो समस्याएं हैं वो दूर कर ली जाएंगी। पंकज कपाही हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंकज, सोनिया और अमरिंदर की मुलाकात किस संदर्भ में होनी है? तो शायद पंकज तक आवाज नहीं पहुंच रही, एक बार फिर से उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बड़ी खबर पंजाब कांग्रेस को लेकर ये बड़ी खबर है क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात होनी है 3 से 4 बजे। सोनिया गांधी के साथ ये मुलाकात होनी है। इससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू की जो मुलाकात राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से हुई थी, तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी सोनिया गांधी से भी मिले थे और एक आखिरी फॉर्मूला आप जिसको कह लीजिए वो तैयार कर लिया गया था। हालांकि ये भी बात तय थी कि नवजोत सिंह सिद्धू डिप्टी सीएम तो नहीं बनने वाले हैं, ये बात उन्होंने पहले ही क्लियर की। वो चाह रहे हैं कि एक और चेहरा ऐसा दे दिया जाए कि जिसको लेकर अगर जब जीत होती है तो वो भी मुख्यमंत्री का चेहरा हो पाए। ये दबी दबी जुबान पर बातें सामने आती रही हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने बाकायदा मुलाकात की। उन्होंने समस्याएं भी बताई कि पंजाब में जो बिजली का संकट है उसको लेकर सरकार को सोचना चाहिए। अभी तक श्वेत पत्र नहीं आया है और ड्रग्स का मामला, बेअदबी को लेकर तमाम बातें इस वक्त नवजोत सिंह सिद्धू ने उठाई थी, जो 18 पॉइंट कैप्टन अमरिंदर सिंह को दिए भी गए थे राहुल गांधी की तरफ से। पंकज कपाही हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। पंकज, ये मुलाकात कितने बजे होनी है और क्या बातचीत हो सकती है इस मुलाकात में? देखिए, दोपहर 3 से 4 बजे के बीच मुलाकात जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह और सोनिया गांधी के बीच हो सकती है। आज 12 बजे के करीब कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली आ सकते हैं और अध्यक्ष बदलने को लेकर चर्चाएं हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ी जिम्मेदारी देने को चर्चाएं हैं और चर्चा यहाँ तक है कि सिद्धू को प्रियंका गांधी चाहती हैं कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो है वो बनाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू की बयानबाजी कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ रही है और कैप्टन अमरिंदर सिंह की आज कोशिश होगी कि सोनिया गांधी से बात करें और लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह विरोध कर रहे हैं कि सिद्धू को अध्यक्ष ना लगाया जाए। अगर सिद्धू को अध्यक्ष लगाया जाएगा तो इससे पार्टी और सरकार का नुकसान होगा, जिस तरह से सिद्धू बयानबाजी करते हैं। और ऐसे में कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात कितनी पार्टी अध्यक्ष मानते हैं ये आज की मीटिंग में तय होगा। और दूसरी बात की सोनिया गांधी चाहती हैं कि सिद्धू और कैप्टन दोनों एक फ्रेम में फिट हों, दोनों इकट्ठे मिलकर काम कर सकें, क्योंकि जितना जरूरी 2022 में कैप्टन है उतना ही नवजोत सिंह सिद्धू भी हैं। और इसीलिए दोनों को आपसी सुलह करवाने की कोशिश पार्टी आलाकमान पिछले 2 महीने से कर रही है। लेकिन चाहे बिजली का मुद्दा हो, चाहे ड्रग्स का मुद्दा हो, चाहे बेअदबी का मुद्दा हो, चाहे ट्रांसपोर्ट माफिया का मुद्दा हो, इन सभी बातों को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू जहां अकाली बीजेपी पर निशाना साधते हैं, वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह भी उनके निशाने पर रहते हैं। और वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज से 2 महीने पहले इंटरव्यू में कहा था कि सिद्धू बीजेपी और आम आदमी पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं, सिद्धू के लिए मेरे दरवाजे बंद पड़े हैं। तो ऐसे में किस तरह से पार्टी आलाकमान दोनों के सुलह करवा पाएगी, ये आज की मीटिंग में काफी हद तक तय हो सकता है। शुक्रिया पंकज। तो आज क्या सुलह का फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, इस पर नजर रहेगी। उसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है पंजाब कांग्रेस में मची सियासी खींचतान से जुड़ी हुई। पंजाब में बिजली पर जारी घमासान के बीच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज दिल्ली आ सकते हैं। जिस तरीके से पंकज कपाही बता रहे थे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह आज सुबह 10 बजे तक दिल्ली आ सकते हैं। दिल्ली में दोपहर 3 से 4 बजे के बीच वो सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। पंजाब के बिजली संकट पर ट्वीट करने वाले नवजोत सिंह सिद्धू पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं।
सोनिया गांधी की चुनौती ये है कि कैप्टन बनाम सिद्धू की जंग को कैसे शांत किया जाए। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अमरिंदर और सिद्धू के बीच की ये कलह पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। पंजाब कांग्रेस में मची सियासी खींचतान को लेकर कांग्रेस आलाकमान की टेंशन बढ़ी हुई है। अब सवाल ये है कि क्या इस मुलाकात के बाद पंजाब की सियासी कलह खत्म होगी? क्या पंजाब की कलह के सुलह क्या फॉर्मूला अब तैयार हो गया है? तो आज ये मुलाकात होनी है। अब किस तरीके से देखिए ये मुलाकात आगे बढ़ेगी, क्या वो फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है और वो आज कैप्टन अमरिंदर के सामने रखा जाएगा, ये भी देखना होगा। क्योंकि इससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू पहले ही मिल चुके हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से, और वो अपनी बात पहले ही रख चुके हैं कि वो डिप्टी सीएम के पद पर तो नहीं जाने वाले हैं। तो क्या प्रदेश अध्यक्ष की कमान अब नवजोत सिंह सिद्धू को सौंपी जाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या आखिरी सहमति, आखिरी विकल्प यही बचा है? इस पर भी अब नजर रहेगी। कुछ खास सहयोगी इस वक्त साथ हैं। दिल्ली में सोनिया गांधी के घर से अरुण सिंह हमारे साथ हैं, दिल्ली में अमरिंदर सिंह के घर से नीरज कुमार हमारे साथ हैं, और दिल्ली से ही अमित पांडे हमारे साथ हैं। पहले अरुण का रुख कर लेते हैं। अरुण, कुल मिलाकर आज मुलाकात होनी है सोनिया गांधी से, क्या एक फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है? वो फॉर्मूला आज कैप्टन अमरिंदर सिंह के सामने रखा जाएगा। और बड़ा सवाल तो ये भी है कि कैप्टन अमरिंदर क्या उस फॉर्मूले को, अगर उसमें प्रदेश अध्यक्ष का पद होता है नवजोत सिंह सिद्धू के लिए, तो क्या मानने को तैयार होंगे? देखिए, फार्मूले तो कई तैयार होते हैं। कमेटी की बैठकें हुई, 200 से ज्यादा नेताओं से बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है। राहुल गांधी ने खुद मुलाकात की है, प्रियंका गांधी ने मुलाकात की है सिद्धू से। ये सारी बातें सोनिया गांधी को पता हैं। और 3 सदस्यीय कमेटी काफी अनुभवी कमेटी है, उसने भी सारे ऑप्शंस सोनिया गांधी के टेबल पर रख दिए हैं। फार्मूले कई हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उस पर आम सहमति बन रही है, क्योंकि अगर सिद्धू का कोई रोल निर्धारित करना है, उनकी कोई भूमिका प्रदेश कांग्रेस या सरकार में निर्धारित करनी है, तो बिना कैप्टन अमरिंदर सिंह से बातचीत किए, उनको भरोसे में लिए एक तरफा निर्णय आलाकमान कर नहीं सकता। और जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह मुखालफत कर रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू के संगठन और सरकार दोनों जगह आने की, आप देखिए कि संगठन में जैसे ही चर्चा हुई, राहुल गांधी ने कुछ विधायकों से, कुछ मंत्रियों से पूछा कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया जाए तो क्या इसका रिस्पॉन्स होगा। ये बात जैसे ही कैप्टन खेमे में पहुंची, वहां पर उन्होंने हिंदू नेताओं को, खासतौर से हिंदू एमएलएज को अपने घर पे लंच पे बुलाया, और वहां से एक सिगुफा राजनीतिक रूप से उनके खेमे ने छेड़ा कि हिंदू को प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहिए, ताकि जो ये परंपरागत वोट बैंक है जो बीजेपी और अकाली के पास जाता था, वो कांग्रेस के पास आ जाए। तो हिंदू अध्यक्ष के नाम पर मनीष तिवारी, विजय इंदर सिंगला का नाम आगे उछाल दिया गया। विजय इंदर सिंगला वो व्यक्ति हैं जो राहुल गांधी के भी बेहद करीबी हैं। तो कैप्टन अमरिंदर के खेमे ने एक तीर से 2 निशाना साधा कि अगर विजय इंदर सिंगला, जो कि हिंदू भी हैं और जो कैप्टन के भी सहयोगी हैं, कैप्टन के भी करीबी हैं, अगर उनको राहुल गांधी बना दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये सब कुछ हुआ क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरह से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से मिले, कैप्टन अमरिंदर सिंह के खेमे को ऐसा लगता है कि तवज्जो उनको ज्यादा दी जा रही है। दिल्ली में उनको ज्यादा पूछ दी जा रही है उनकी, और उनको बहुत ज्यादा सुर्खियां मिल रही हैं। इससे कैप्टन अमरिंदर सिंह का खेमा नाराज था। और आप देखिए कि 18 सूत्रीय जो एक एजेंडा राहुल गांधी से सहमति के बाद प्रभारी महासचिव हरीश रावत ने भेजा था, उस पर एक आध 2 मुद्दों को छोड़ दें तो अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोई घोषणा नहीं की है, कोई उस पर बातचीत नहीं हो रही है। इसको भी एक तरह से देखा जा रहा है कि वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को सिद्धू को ज्यादा तवज्जो दिए जाने की बात से नाराज है। और इसीलिए देखिए, जो नेता का कद होता है उस हिसाब से वो बात करता है। आज वो सोनिया गांधी के साथ मुलाकात करने वाले इसीलिए हैं क्योंकि राहुल और प्रियंका के साथ जो है उनकी उस तरह से कंफर्ट लेवल नहीं है। हालांकि राहुल गांधी ने ही 2012 और 17 दोनों बार, अगर आपको याद हो, तो उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था और सार्वजनिक रूप से घोषित किया था। तो ये जितनी भी बातें हैं, इन सबका हल आज निकलना है। 3 सदस्यीय कमेटी क्या फार्मूला देकर के यहाँ से गई है, वो भी सोनिया गांधी के पास है। राहुल और प्रियंका ने सिद्धू से क्या बात की है, वो भी सोनिया गांधी के पास है। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ उनकी जो मुलाकात होगी, बातचीत होगी, उसके बाद ही तय हो पाएगा कि ये जो कांग्रेस के अंदर घमासान है, वो किस हद तक उसको खत्म कर पाएंगी सोनिया गांधी। ठीक है, नीरज का भी जल्दी से रुख कर लेते हैं। वो अमरिंदर सिंह के घर से मौजूद हैं दिल्ली में ही। नीरज, आपके पास क्या अपडेट? देखिए अर्पिता, आज आएंगे अमरिंदर सिंह, ये तो तय है अब, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले उनके काफिले की गाड़ियां पंजाब से यहां पहुंच चुकी हैं, और जब यहां लैंड करेंगे अमरिंदर सिंह तो यहां से काफिले की गाड़ियां जाएंगी और उन्हें लेकर आएंगी। टाइम जो है सोनिया गांधी से मुलाकात का वो शाम को ही है, यानी दोपहर बाद ही उनकी मुलाकात कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से होगी। मुलाकात तो आज तय है और
सबसे अहम मुद्दा यही है कि कैसे अमरिंदर सिंह को विश्वास में पूरे मामले पे लिया जाए, ताकि नवजोत सिंह सिद्धू की जो भी भूमिका तय की जाए उस पर अमरिंदर सिंह राजी हो, ये कोशिश की जाएगी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से। और आज की बैठक को कह सकते कि अब तक जो भी कवायद कांग्रेस पार्टी के अंदर चली है पंजाब को लेकर, खासकर सिद्धू और अमरिंदर सिंह को लेकर, तो आज की बैठक सबसे बड़ी बैठक आप मान सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से उस व्यक्ति की मुलाकात हो रही है जो पंजाब की सियासत में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा है और जिसकी मुहर के बाद पंजाब कांग्रेस में कोई बदलाव करना पार्टी के लिए मुश्किल होगा। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। दिल्ली में देखिए सोनिया गांधी के घर से अरुण सिंह हमारे सहयोगी मौजूद थे और किस तरीके से उन्होंने सारे अपडेट हम तक पहुंचाए। और कुल मिलाकर आज का जो दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज ही जो फाइनल फॉर्मूला है वो सामने रखा जाता है। और कैप्टन अमरिंदर की मुलाकात भी सोनिया गांधी से होनी है। 3 से 4 बजे के बीच ये मुलाकात होनी है। अब आपको दिखाते हैं कि पंजाब में बिजली संकट पर नवजोत सिंह सिद्धू ने क्या ट्वीट किया। नवजोत सिंह सिद्धू ने लिखा, पंजाब सरकार पहले से ही 9,000 करोड़ की सब्सिडी देती है, लेकिन हमें घरेलू और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं को 10 से 12 रुपए प्रति यूनिट सरचार्ज की बजाय 3 से 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली देनी चाहिए। साथ ही 24 घंटे की सप्लाई, कोई पावर कट नहीं और 300 यूनिट तक फ्री में बिजली दी जानी चाहिए। इसे आसानी से हासिल किया जा सकता है। अमित पांडे भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, देखिए यहाँ पर सिर्फ क्या समस्या इस बात से सुलझ जाएगी कि नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए, क्योंकि खुद नेता बाजवा साहब भी देखिए कल सामने आए और उन्होंने भी कहा कि बिजली जो है उस पर भी सोचना चाहिए। 16 महीने बीत गए, श्वेत पत्र अभी तक नहीं आया, तो ऐसे में जो और मुद्दों पर अमरिंदर सिंह की मुश्किलें बढ़ी हुई थी, क्या वो भी खत्म हो जाएंगी आज के बाद से? हाँ जी बिल्कुल, इस मुलाकात के बाद यही उम्मीद कर रहे हैं अमरिंदर सिंह और कांग्रेस भी यही उम्मीद कर रही है कि ये क्राइसिस खत्म हो जाएगी। नवजोत सिंह सिद्धू कितने अहम हैं और वो किस तरीके की अपनी पोस्चरिंग कर रहे हैं उसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है। पिछली बार सार्वजनिक रूप से जब वो दिल्ली आए थे तो प्रियंका गांधी के साथ उन्होंने अपनी फ़ोटो ट्वीट की थी। इसका मतलब ये संदेश देने की कोशिश की थी कि पार्टी हाईकमान उनके साथ है। और आज उन्होंने ट्वीट कर बिजली के मुद्दे को लेकर पंजाब सरकार के ऊपर इनडायरेक्टली कमेंट किया है। तो वो एक और तो अमरिंदर सिंह के ऊपर निशाना साध रहे हैं, दूसरी ओर ये भी वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हाईकमान पूरी तरीके से उनके साथ है। तो अब ये देखना होगा कि आज की बैठक में क्या हल निकलता है, लेकिन उम्मीद कांग्रेस जरूर कर रही है कि जो ये शीर्ष नेता हैं जिनके बीच ये टसल का दौर चल रहा है वो आज अंत होगा और सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह दोनों को एक महत्वपूर्ण और सम्मानजनक जगह संगठन सरकार में जरूर मिलेगी। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। इससे पहले बुधवार 25 जून को नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रियंका गांधी से दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की थी। प्रियंका और सिद्धू के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई, जिसके बाद ये खबर आई थी कि सिद्धू को पंजाब में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। और ये भी खबर थी कि सिद्धू पर ये अहम फैसला प्रियंका, राहुल और सोनिया गांधी तीनों ने मिलकर लिया है, क्योंकि सिद्धू से हुई मुलाकात के पहले प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी से उनके घर पर मुलाकात की और सिद्धू से मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी 10 जनपद पहुंची, जहां उन्होंने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। 25 जून को प्रियंका के बाद सिद्धू राहुल से भी मिले थे। कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से कई दिनों पहले पंजाब के विवाद को सुलझाने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जिसके समक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू समेत पंजाब के अन्य नेताओं ने अपनी बातें रखी थी। अरुण, अब देखिए, अगर सुलह हो भी जाती है, दोनों के बीच बात बन भी जाती है, तो जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल कैसे करेंगे? देखिए, बड़ी चुनौती तो यही है कि 4.5 साल तक कैप्टन अमरिंदर सिंह एकदम ऐसा लग रहा था कि अगली सरकार वो बनाने जा रहे हैं। उन्होंने रिपोर्ट आला कमान को दी थी कि हम चुनाव जीतेंगे आसानी से, क्योंकि जो किसान आंदोलन हुआ था, आप देखिए कि खेती किसानी एक बड़ा मुद्दा है पंजाब में। और किसान आंदोलन के दौरान जिस तरह से अमरिंदर सिंह ने पंजाब के किसानों का समर्थन किया, उनको सुविधाएं दी, उनको दिल्ली बॉर्डर पर जब वो जमे हुए थे तो हर तरह की सुविधा कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको दी गई। ये बातें ऑन द रिकॉर्ड भले न माने, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड कांग्रेस के नेता ये मानते हैं कि जिस तरह से किसान आंदोलनरत थे उनको पीछे से सपोर्ट दिया था अमरिंदर सरकार ने, सरकारी अमले ने भी और पार्टी ने भी। और इसलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह को लगता था कि उनकी सरकार की वापसी हो सकती है। लेकिन जिस तरह से ऐन वक्त पर प्रताप सिंह बाजवा से लेकर के और नवजोत सिंह सिद्धू, प्रगट सिंह, तमाम ऐसे नेता हैं, उन्होंने मोर्चा खोला। उसके बाद
पार्टी की हालत वहां पर खराब है। पार्टी को ऐसा लगता है कि अब जो कमेटी की रिपोर्ट है सोनिया गांधी को, उसमें यह कहा गया है कि अगर इस विवाद को जल्दी नहीं सुलझाया गया तो पार्टी के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, यानी अगला चुनाव जीतना मुश्किल होगा। ये बात आलाकमान भी जानता है, लेकिन मुश्किल ये है कि नवजोत सिंह सिद्धू का जो किरदार है, जिस तरह का उनका इतिहास रहा है, वो इतनी आसानी से नहीं मानते। कई नेता कांग्रेस के कहते हैं कि वो स्वयंभू हैं, वो खुद फैसला करते हैं कि उन्हें क्या करना है, वो किसी की बात में नहीं आते। यही वजह है कि प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात हुई लंबी, राहुल गांधी से लंबी मुलाकात हुई, लेकिन उनकी बात पर उनको शायद उतना एतबार नहीं है या उनकी भूमिका पर वो संतुष्ट नहीं है। आप देखिए कि राहुल गांधी के साथ मुलाकात हुई, कोई फोटोग्राफ उनकी बाहर नहीं आई, कोई बात उन्होंने नहीं कहा, कुछ ट्वीट नहीं किया। तो सवाल ये है कि क्या सोनिया गांधी राहुल और प्रियंका की राय को दरकिनार करके कोई फैसला लेंगी, और बिना अमरिंदर सिंह के सहमति के उनको भी नजरअंदाज करके पंजाब में कोई फैसला मनवा लेना पार्टी के हित के खिलाफ होगा। वो इसलिए भी क्योंकि आप देखिए कि हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ताल ठोक रहे हैं, वहां पर अशोक गहलोत राजस्थान में ताल ठोक रहे हैं। दोनों जगह नेता उनके जो जूनियर हैं, चाहे आप हरियाणा की बात कर लीजिए, चाहे आप राजस्थान की बात कर लीजिए, चाहे पंजाब की बात कर लीजिए, जो सेकेंड लाइन लीडरशिप है उनको आगे बढ़ने देने के लिए नेतृत्व तो चाहता है, लेकिन वहां के जो स्टालवार्ट नेता है जिनके हाथ में वाकई सत्ता की कमान है, उनको जन समर्थन है, उनको एमएलए का समर्थन है, वो वहां पे नहीं चाहते। और इसलिए आला कमान चूंकि कमजोर है इस वक्त, इसलिए वो अपनी राय मनवा नहीं पा रहा है। अमूमन कांग्रेस में ऐसा नहीं होता था। इंदिरा गांधी का भी दौर लोगों ने देखा है, जब वो रातों रात सीएम बदल दिया करती थी एक चुटकी में, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है क्योंकि नेतृत्व कमजोर है और इसलिए निर्णय लेने में देरी हो रही है। ठीक है, आप रहिए जरा सा। देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं, और इससे पहले राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भी पंजाब सरकार के खिलाफ बिजली नीति को लेकर मोर्चा खोल दिया था। और नीरज, अब केवल नवजोत सिंह सिद्धू ही समस्या नहीं है, बाजवा साहब भी समस्या है। वो भी अब बिजली के मुद्दे पर लगातार मोर्चाबंदी कर रहे हैं, घेर रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह को, यानी बगावती सुर जो पंजाब में उठ रहे हैं उसको आला कमान कैसे शांत कराएगा? देखिए, अमरिंदर सिंह की अगर बात करें तो अमरिंदर सिंह के लिए प्रताप सिंह बाजवा, नवजोत सिंह सिद्धू से पुरानी चुनौती है। आपको याद होगा कि 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले भी प्रताप सिंह बाजवा ने बहुत सवाल उठाए थे, लेकिन कांग्रेस ने तय किया था कि अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में ही पंजाब में चुनाव लड़ा जाएगा, और वहां पंजाब में कांग्रेस पार्टी ने एक अच्छी जीत दर्ज की थी अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में। और बार बार कहा जा रहा था कि अमरिंदर सिंह के नाम पे पार्टी की जीत हुई है, क्योंकि पंजाब के साथ जो बाकी 4 राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन था वो बहुत बढ़िया नहीं था। उत्तराखंड में कांग्रेस का सफाया हुआ था, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत खराब था, मणिपुर और गोवा में कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन तो अच्छा किया था लेकिन सरकार बनाने में नाकामयाब रही थी। तो ऐसे में यह माना गया कि पिछली बार जो चुनाव कांग्रेस पार्टी जीती थी पंजाब में, वो अमरिंदर सिंह के नाम पर ही जीती थी। तो ऐसे में प्रताप सिंह बाजवा कोई बड़ी चुनौती पहली बार नहीं आए हैं, लेकिन हाँ, प्रताप सिंह बाजवा, नवजोत सिंह सिद्धू, प्रगट सिंह या कुछ और ऐसे नेता जो अंदर ही अंदर अमरिंदर सिंह की कार्यशैली से नाराज है, उससे कांग्रेस के अंदर अमरिंदर सिंह को दिक्कत जरूर हुई है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि बिना अमरिंदर के कांग्रेस की नैया को पार लगाना पंजाब में बहुत मुश्किल होगा। और दूसरी अहम बात है कि नवजोत सिंह सिद्धू को भी अब इस ऐन मौके पे, जबकि विधानसभा चुनाव आज से 6 से 7 महीने दूर है, ऐसे मौके पे नवजोत सिंह सिद्धू को भी नाराज करना पार्टी के लिए ठीक नहीं होगा। तो सोनिया गांधी की आज की कोशिश यही होगी कि अमरिंदर सिंह को उस टेबल पे लाया जाए ताकि नवजोत सिंह को अकोमोडेट किया जा सके संगठन में, खासकर क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी का अध्यक्ष बनाना चाहती है पंजाब में। देखना होगा कि अगर इस पद के लिए सोनिया गांधी ऑफर करती है अमरिंदर सिंह को तो क्या वो मानते हैं। ठीक है नीरज, जरा आप रहिए। महाराष्ट्र से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से उसका रुख भी कर लेते हैं। महाराष्ट्र से बड़ी खबर ये कि बीजेपी के 12 विधायकों के निलंबन के मुद्दे पर महाराष्ट्र की सियासत गर्माती नजर आ रही है। न्यूज़ 18 के अभिषेक पांडे की खबर है कि विधायकों के निलंबन के विरोध में बीजेपी राज्य सरकार के खिलाफ पूरे राज्य में आंदोलन करेगी। बीजेपी राज्य सरकार के खिलाफ जिला मुख्यालयों और तहसीलों में धरना देगी। एक दिन पहले महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होते ही ऐसा हंगामा हुआ कि बीजेपी के 12 विधायकों को साल भर के लिए सस्पेंड कर दिया गया। महाराष्ट्र सरकार ने बीजेपी विधायकों पर विधानसभा स्पीकर के कमरे में जाकर गाली गलौज और मारपीट करने का आरोप लगाया और उन पर हुई कार्रवाई को सही ठहराया। वहीं बीजेपी के निलंबित विधायकों ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया। स्पीकर के साथ अश्लील गाली गलौज करना, स्पीकर के साथ हाथापाई करना, ये महाराष्ट्र के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। ये उनको शोभा नहीं देता है। जिसका लाइव फुटेज भी है, वो देखने के बाद भी अगर
बेशर्मी की तरह झूठ बोलने का काम मीडिया के सामने करेंगे तो इससे ज़्यादा जो है दुर्भाग्य की बात और कुछ नहीं हो सकती। सब अध्यक्ष के चैम्बर में आए और उन्होंने मुझे बहुत मेरी माँ बहन से गाली गलौज किया और मुझे मारने का बहुत उन्होंने प्रयास किया। मैंने उनको बार बार समझाया। मैंने ये भी कहा कि यहाँ सीसीटीवी कैमरा है, आप जो कर रहे हो वो कुछ छिपेगा नहीं, ये आप गलत कर रहे हो। सभागृह का विषय है, सभागृह में वही के वही रुकना चाहिए। ये आप गलत काम कर रहे हो, उनको रोको। लेकिन उन्होंने बिल्कुल रोका नहीं, बिल्कुल रोका नहीं। ऐसे ये उन्होंने काम किया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को बाय रूल बाय कानून 12 आमदारों को सस्पेंड किया गया है। कल जो कार्रवाई हुई, सीसीटीवी वहां पे फुटेज खंगाले गए थे और 12 विधायक जो प्रदर्शन कर रहे थे अंदर वेल पर पहुंच गए थे, स्पीकर की कुर्सी तक पहुंच गए थे, उन्हें सस्पेंड किया गया। 1 साल के लिए उनको सस्पेंड किया गया, जिसके बाद अब बीजेपी जो है उसने कल ही विधानसभा का बहिष्कार किया था और उसके बाद अभी ये जानकारी मिल रही है कि अब जो है बीजेपी इसका पुरजोर तरीके से विरोध जताएगी। तो राज्य सरकार के खिलाफ पूरे राज्य में बीजेपी की तरफ से आंदोलन किया जाएगा। बीजेपी राज्य सरकार के खिलाफ जिला मुख्यालयों और तहसीलों में धरना देगी। एक दिन पहले यानी कि कल महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होते ही ऐसा हंगामा हुआ कि बीजेपी के 12 विधायकों को साल भर के लिए सस्पेंड कर दिया गया। महाराष्ट्र सरकार ने बीजेपी विधायकों पर विधानसभा स्पीकर के कमरे में जाकर गाली गलौज और मारपीट करने का आरोप लगाया और उन पर हुई कार्रवाई को सही ठहराया। वहीं बीजेपी के जो निलंबित विधायक हैं वो कह रहे हैं कि उन पर जो आरोप हैं वो सारे आरोप गलत हैं। वो अपनी बात रखना चाह रहे थे आरक्षण के मुद्दे पर, उन्हें वो मौका नहीं दिया गया और जब उन्होंने विरोध किया तो उन्हें निलंबित कर दिया गया। ये बातें बीजेपी के विधायकों की तरफ से कही जा रही हैं। फिलहाल कल ही बहिष्कार किया गया था विधानसभा का और उसके बाद अब बीजेपी की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि जिला मुख्यालयों और तहसीलों में धरना दिया जाएगा इसके खिलाफ, जब उनके 12 विधायक 1 साल के लिए सस्पेंड हुए हैं। इससे पहले स्पीकर से बदसलूकी का आरोप इन विधायकों पर लगा था। पहले 10 की संख्या थी कि 10 विधायक ऐसे हैं जो निलंबित हो रहे हैं, लेकिन बाद में 12 विधायक ऐसे बताए गए जो निलंबित हुए हैं। वहीं बीजेपी के निलंबित किए गए विधायकों ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर अपना पक्ष उनके सामने रखा। उन्होंने राज्यपाल से मामले की जांच की गुजारिश की। सभी निलंबित 12 विधायक 35 मिनट से भी ज्यादा समय पर उनसे चर्चा हमने की और जो सदन में सत्य घटना क्या हुई थी उसका सत्य कथन हमने माननीय राज्यपाल महोदय के सामने रखा। जो हुआ ही नहीं था उसको आर्टिफिशियली क्रिएट करके उसको सच बताकर सम्माननीय सदस्यों के ऊपर कार्रवाई की गई, ये असत्य है, हम उसको स्वीकारते नहीं। अभिषेक पांडे हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक, यानी 12 विधायक देखिए कल निलंबित हुए, अब किस तरीके से बीजेपी की स्ट्रेटेजी रहने वाली है और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अभी तक कोई बयान आया क्या इस पर? देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने कल ही ये साफ कर दिया था कि विधायकों की गलती थी। स्पीकर के साथ जिस तरीके से बदतमीजी की गई उसके कारण ये निलंबन हुआ है, जबकि बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटेजी साफ कर दी है कि वो अब पीछे हटने वाले नहीं है। खास करके आज पूरे जिला मुख्यालयों पर बीजेपी प्रदर्शन करने जा रही है उन 12 निलंबित विधायकों के समर्थन में और प्रदर्शन के बाद जिलाधिकारी या तहसीलदार को ज्ञापन सौंपेंगे और उन्हें इस बात को अवगत कराएंगे कि ये गलत हुआ है। साथ ही अगर सदन की बात करें तो सदन में आज भी हंगामा लगातार होगा, क्योंकि बीजेपी ने कल रात में एक स्ट्रेटेजी बनाई है कि 12 विधायकों के निलंबन को लेकर के सदन के भीतर भी, सदन के बाहर भी और पूरे प्रदेश भर में इन तीन लेयर में प्रोटेस्ट किया जाएगा ताकि राज्य सरकार को बेनकाब किया जा सके। खास करके ओबीसी के मुद्दे पर यह पूरा मामला हुआ था, जब ओबीसी राजनीति में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था और इस पूरे मामले में एक सर्वे और एक रिपोर्ट बना करके पेश करने के लिए बोला था। उस मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष के भीतर बवाल हुआ और विपक्ष का आरोप है कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया, जिसके बाद वो लोग सदन में ही स्पीकर के चेयर तक पहुंच गए, जहां पर उनका माइक पकड़कर खींचने की कोशिश की। उसके बाद ये पूरा निलंबन हुआ। फिलहाल आज
प्रदर्शन चलेगा, जबकि सरकार अगली स्ट्रेटेजी कैसे तय हो इसको लेकर के 10:30 बजे विधान भवन के भीतर ही एक मंत्रिमंडल की बैठक कर रही है कि आज कौन कौन से बिल पास होने हैं और बीजेपी अगर हंगामा करती है तो राज्य सरकार की रणनीति क्या होगी, इसको लेकर के आज 10:30 बजे विधान भवन के भीतर ही एक कैबिनेट मीटिंग होगी और उसके बाद आगे की स्ट्रेटेजी तय की जाएगी। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। देखिए, विधानसभा से निलंबित होने वाले विधायकों ने इस कार्रवाई पर क्या कहा, जरा सुनवाते हैं आपको। अभिमन्यु, आप लोग वेल में गए, विधानसभा अध्यक्ष को वहां पर उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, ऐसा आरोप लगाते हुए आप लोगों को 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया, किस तरीके से देखते हैं? ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है, कोई तथ्य उसमें नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि अध्यक्ष जी के चैम्बर में जो भी कुछ हुआ है उसका सीसीटीवी बाहर रिलीज करे, मीडिया को दे दे, ताकि पता चले दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ना हाथापाई हुई, ना मारामारी हुई, कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, हमारे सदस्य थोड़े आक्रामक थे क्योंकि अंदर देवेंद्र जी को बुला नहीं दिया जा रहा था, हमारे आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही थी, इसलिए थोड़ा हम आक्रामक हो गए थे, ये सही है। फिर जब अध्यक्ष के चैम्बर में आए तो अध्यक्ष जी भी आक्रामक थे, हमारे लोग भी आक्रामक थे, शिवसेना के लोग भी आक्रामक थे। अगर सस्पेंशन करना है तो शिवसेना के लोगों का सस्पेंशन होना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात तो यह है कि माननीय भास्कर जादव साहब अध्यक्ष के चैम्बर में अध्यक्ष के चेयर पे बैठते हुए झूठी बात रिकॉर्ड पे ला रहे हैं, उनको किसी ने भी गाली नहीं दी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये लोकतंत्र की आवाज दबाने का काम इस सरकार ने किया है। इलेक्शन करवाना चाहते हैं आप लोगों के 100% ये हिटलर शाही है, उद्धव ठाकरे जी और पवार सरकार की हिटलर शाही है। आज हमारा ओबीसी समाज के लिए हमने जो आवाज उठाई, इसकी बदौलत हमारा आवाज बड़ा है, हम बोलते हैं, तो इसकी वजह से मेरा यहाँ पे सस्पेंशन किया है। 12 एमएलए को जो सस्पेंड किया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी विधायकों पर हुई कार्रवाई पर कांग्रेस नेता राजू वाघमारे का भी बयान सामने आया, वो भी जरा सुनिए। ये असली चेहरा, जो झूठा चेहरा है, वो सामने आने की संभावना थी, वो नहीं आना चाहिए। इसके लिए इन्होंने आज सदन में हंगामा किया और महाविकास आघाड़ी ने लोकतंत्र के माध्यम से उनको निलंबित किया है, क्योंकि इस तरीके से संविधान और सदन का अपमान करना ये बीजेपी की राजनीति है और ये इनकी नीयत भी है, तो इनको सबक सिखाना जरूरी है। अभिषेक, वो कौन से बड़े बड़े नाम हैं जो विधायक निलंबित हुए कल? देखिए, बीजेपी की तरफ से चीफ व्हिप आशीष सिलार को ही निलंबित कर दिया गया है। जिनको सदन के भीतर व्हिप जारी करने का अधिकार है, सबसे पहले उनको ही निलंबित कर दिया गया है। जो पूर्व मंत्री रहे हैं, पूर्व मंत्री गिरीश महाजन रहे हैं, उनको निलंबित कर दिया गया है। उसके साथ साथ योगेश सागर पूर्व मंत्री रहे हैं, उनको निलंबित किया गया है। संजय कुटे जो पूर्व मंत्री रहे हैं, उनको निलंबित किया गया है। इस तरीके से लिस्ट काफ़ी लंबी है, लेकिन जो हैवी वेट नेम्स हैं उसमें अतुल भातखलकर का भी नाम है, जिन्हें निलंबित किया गया है। इन सारे लोगों को निलंबन के बाद 1 साल तक ना मुंबई में और ना ही नागपुर सेशन में शामिल होने की इजाज़त दी गई है। यहाँ तक कि विधान भवन के परिसर में भी एंट्री के लिए मनाही की गई है, यानी वो अब विधान भवन के बाहर ही आ सकते हैं, अंदर नहीं जा सकते हैं 1 साल के लिए। इसको लेकर के बीजेपी काफ़ी ज़्यादा आक्रामक है। कल देर शाम जब राज्यपाल से मुलाकात की, उन्होंने सारी चीज़ों को अवगत कराने के बाद उनसे राज्यपाल से गुजारिश की कि तुरंत इस पूरे मामले में इंटरफेयर करें, इंटरफेयर करके उनका निलंबन वापस कराएं। हालांकि राज्य सरकार ने ये क्लियर कर दिया है कि जिस तरीके की चीज़ें, चाहे वो अध्यक्ष के केबिन के भीतर हुई हैं या अध्यक्ष के चेयर के पास हुई हैं, दोनों असहनीय है और एक लोकतांत्रिक गरिमा को कलंक करने वाली चीज़ें हैं। तो ऐसे में इन सभी लोगों का निलंबन सही है। हालांकि आज तक ही सेशन चलना है, 2 दिन का सत्र है, आज चलना है, आज के बाद सत्र समाप्त हो जाएगा। तो बीजेपी की कोशिश है आज का जो आखिरी दिन है उसको हंगामेदार रखा जाए और एक प्रोटेस्ट सदन के बाहर और भीतर दोनों तरफ किया जाए। ठीक है अभिषेक, आप नजर बनाए रखिए। उधर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने पार्टी के विधायकों पर हुई कार्रवाई पर क्या कहा, जरा सुनिए। ओबीसी समाज के सामने इस सरकार का नकाब फट रहा है। ये ध्यान में आने के बाद एक षड्यंत्र के तहत सत्ता पार्टी ने
हमारे 12 विधायकों को सस्पेंड किया है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, ओबीसी के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। 12 क्या, पूरे 106 एमएलए अगर हमारे सस्पेंड कर दिए तब भी हम लोग लड़ते रहेंगे। बीजेपी नेता माधव भंडारी का पार्टी के विधायकों पर हुई कार्रवाई पर क्या कहना है, ये भी जरा सुनिए। जो कार्रवाई आज महाराष्ट्र विधानसभा में की गई, ये भद्दी राजनीति की एक मिसाल है और जिसे हम ये कहेंगे कि ये सूड लेने की, प्रतिशोध लेने की भावना से किया गया राजनीतिक दांवपेच है। और दूसरी तरफ से विधानसभा सभापति के चुनाव में अपने सारे नंबर्स अपने साथ रहेंगे, इसका भरोसा न होने के कारण हमारे 12 सभासदों को निलंबित करते हुए हमारी संख्या कम करने की कोशिश की है। ये बहुत ही भद्दी राजनीति की मिसाल है। देश में कोरोना की दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है, लेकिन घूमने फिरने के लिए लोगों की भीड़ कई जगह उमड़ रही है। खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में पर्यटकों का भारी हुजूम देखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के मनाली और शिमला में हजारों लोगों की भीड़ पहुंच रही है। हिमाचल प्रदेश में इस साल 31 मई तक जहां सिर्फ 13 लाख पर्यटक पहुंचे थे, वहीं जून में कोविड नियमों में छूट के बाद अब तक 6 से 7 लाख पर्यटक पहुंच गए हैं। तो ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें, शिमला, मनाली और धर्मशाला, जहां पर देखिए कोरोना नियम में छूट मिली तो लोगों का घूमना जारी है। लोग ज्यादा तादाद में पहाड़ी इलाकों में पहुंच रहे हैं। जो हमारा पिछला ही महीना जो जून का अभी गया है, लगभग उसमें जो है 6 से 7 लाख के करीब जो है टूरिस्ट यहाँ पर आए हैं। और इसमें इस वजह से ये हो पाया क्योंकि कोविड जो है उसके केसेस की जो मात्रा है वो के पूरे देश में जो है काफ़ी कम हुई है। और बहुत सारी स्टेट्स में जो है रिस्ट्रिक्शंस जो लगाई गई थी, कर्फ्यू था या लॉकडाउन था, उनको जो है ईज़ किया गया है। हमारी भी स्टेट में जो है ई पास की जो प्रक्रिया थी या RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लाने की, अब जो है उसमें सिर्फ आपको एक ई पास भरना है और आप हमारे जो है राज्य में जितने भी पर्यटक हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। पर्यटन के लिए छूट के बाद हिमाचल प्रदेश के मनाली में भी भारी भीड़ देखी गई। 1 साल हो गया घर पे पड़े पड़े, हमारे को बोर हो गए थे बहुत ज्यादा। इस वजह से यहाँ पे आने, हम कभी आए नहीं थे यहाँ पे, किसी ने बताया मनाली जाओ, यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा हमें। आफ्टर लॉकडाउन काफी फेड अप हो चुके थे, घर में हम लोग बहुत ज्यादा बाउंडेड हो गए थे, तो कुछ मन किया कि चलें और सडनली बस मतलब विद इन 1 आवर मैंने अपनी प्रिपरेशन किया और मनाली आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ सचिन शर्मा हमारे सहयोगी मनाली से जुड़ चुके हैं। सचिन, इतने भारी तादाद में पर्यटक पहुंच रहे हैं मनाली, तो क्या वो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये सारे नियम जो है उसको फॉलो कर रहे हैं? जी हाँ, देखिए जिस तरह जो है कोरोना में छूट मिली है उसके बाद काफ़ी सारे पर्यटकों ने जो है मनाली का रुख करना शुरू कर दिया है और अभी भी लगातार जो है पर्यटक मनाली पहुंच रहे हैं। अगर मैं इसमें की बात करूं तो पिछले 1 हफ्ते में मनाली में जो है 14,000 के करीब जो पर्यटक वाहन यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अभी सुबह का समय और ऐसे में आप देखते हैं कि पर्यटक अभी भी जो है यहाँ पर मनाली के बॉर्डर पर चहलकदमी करते हुए जो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हालांकि सुबह का समय है, मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा, जिस तरह की भीड़ जो है सोशल मीडिया में काफी तस्वीरें ऐसी वायरल हुई है जिसमें कि काफी सारे जो है यहाँ पर लोग जो है देखे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो एक चिंता का विषय, क्योंकि काफी सारे पर्यटक जो यहाँ पे पहुंच रहे हैं उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग को जो है यहाँ पर दरकिनार कर रहे हैं और इसके साथ ही मास्क का भी उपयोग यहाँ पे नहीं किया जा रहा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पे सामने देखी जा रही है। क्योंकि जिस तरह कहा जा रहा है कि कोविड की 3rd लहर जो है वो आने वाली, लेकिन जिस तरह जो अभी से यहाँ पर जो ये कोविड के नियमों को जो दरकिनार किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आने वाले समय में काफी बड़ी चिंता होगी। हालांकि पर्यटन की दृष्टि से अगर बात करें तो पर्यटन की दृष्टि से जो है जिस तरह पर्यटक यहाँ पर उमड़ रहे हैं तो काफी कारोबारी जो है पर्यटन के वो कहीं ना कहीं काफी खुश है। लेकिन साथ में कहीं ना कहीं जो है एक बहुत बड़ी चिंता भी बनती जा रही है कि जिस तरह पर्यटक यहाँ पर पहुंच रहे और जो कोविड के नियमों को उनको जो दरकिनार कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो है काफी बड़ी सोचने वाली और जो काफी बड़ी चिंता यहाँ पे बनती जाती है। ठीक, आप रही जरा साथ। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी लोगों की भीड़ उमड़ने के साथ ट्रैफिक जैम के हालात भी पैदा हो गए। गाड़ियों की लंबी कतारें वहां पर देखी जा रही हैं। तो ये तस्वीरें आप शिमला की देख रहे हैं, जहां पर भारी तादाद में जो पर्यटक हैं वो पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से सड़कों का हाल ये है कि भारी ट्रैफिक जैम से लोगों को 2-4 होना पड़ रहा है।
तीसरी लहर का खतरा सामने है। पहाड़ों को लोग सुरक्षित महसूस करके वहां घूमने जा रहे हैं, जिसके बाद कई वीडियो और कई फोटोज वायरल हुए जिसमें लोग बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के देखिए नजर आ रहे हैं। जिसके बाद अब सवाल ये है कि तीसरी लहर का खतरा सामने है, क्या हम तीसरी लहर को दावत दे रहे हैं? ये तमाम सवाल अब सामने। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में सैलानियों का सैलाब दिखाई दे रहा है। हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर जो सैलानी हैं, जो पर्यटक हैं, वो भारी तादाद में पहुंच रहे हैं। छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिला सब वहां नजर आ रहे हैं, लेकिन जो नजर नहीं आ रहा है वो है चेहरे पर मास्क। अभी टूरिस्ट बड़ा है तो और रिस्की हो जाएगा, तो लिमिटेशन तो कुछ चाहिए थी। आज गवर्नमेंट बोल रही है, कल कुछ और कर रही है। अब इलेक्शन आएंगे या दूसरी चीज़ आएंगे तो खोल देंगे। कुछ लोग नहीं मान रहे हो, ना भीड़ को मान रहे हैं, ना मास्क को मान रहे हैं, इसलिए रिस्क तो है। अभी कोरोना का डर तो है, लेकिन घर में हम बहुत बोर हो चुके हैं बैठ के, इसलिए तो थोड़ी आउटिंग करने का मन हुआ, इसलिए निकले हैं। सचिन, ये जो लोग लापरवाह वहां पर हैं, उनको किस तरीके से बताया जा रहा है कि मास्क पहनना जरूरी है? क्या लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो कार्रवाई भी हो रही है उन पर? जी हाँ, देखिए, जिस तरह अगर मैं प्रशासन की बात करूँ तो प्रशासन की तरफ से जो है यहाँ पर बार बार जो है लोगों को जो उनको जागरूक किया जा रहा है और उनसे अपील भी की जा रही है कि मास्क पहने। इसके साथ यदि कोई व्यक्ति यहाँ पर जो है इसका जो है उल्लंघन करता हो पाया जाता है तो उन पर जो कड़ी कार्रवाई भी यहाँ पे की जा रही है। इसके साथ ही जो उन लोगों पर जो जुर्माना भी यहाँ पर जो है किया जा रहा है। यदि इसके बावजूद कोई लोग नहीं मानते हैं तो उनके ऊपर जो है यहाँ पर कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। अगर मैं इसमें की बात करूँ तो मनाली में खासकर जो है सुबह के शाम और दिन के समय जो है यहाँ पर काफी जो मनाली का मॉल रोड में काफी कम भीड़ रहती है, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती जाती है तो उसके बाद जो ये मनाली का मॉल रोड है ये बिल्कुल जो है यहाँ पर पर्यटकों से भर जाता है और काफी सारे पर्यटक जो है यहाँ पर पहुंच जाते हैं। और जिससे जो जिस तरह की तस्वीरें हम बीते दिनों भी देख रहे थे, उस तरह की काफी सारी तस्वीरें यहाँ से आती जब काफी सारे पर्यटक जो है यहाँ पर जो एक चहलकदमी करते हुए नजर आते हैं। और उसमें जो है खासकर सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है क्योंकि उसमें जो है सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पे बिल्कुल नहीं होती, काफी सारे लोग जो है वो बिना मास्क के घूमते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह लोग जो यहाँ पर अभी भी आप कुछ पर्यटकों को यहाँ पे देखते जो बिना मास्क के चल रहे हैं, तो आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं काफी बड़ी लापरवाही ये हो सकती है क्योंकि कोविड का दौर चल रहा है। ऐसे में जिस तरह बिना मास्क के और जो है अपने सभी कोविड नियमों को दरकिनार करते हुए लोग यहाँ पे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये काफी बड़ी चुनौती जो है आने वाले दिनों में होती है। क्योंकि एक समय ऐसा था जब हम देख रहे थे कि हॉस्पिटलों में जो है लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर स्थिति उल्टी होती जा रही है। पर्यटन स्थलों में जो है लोग पहुंच रहे हैं लेकिन अब होटलों में बेड नहीं मिल रहे। लेकिन कहीं ना कहीं यदि लोग इसी तरह लापरवाह होते रहे तो आने वाले दिनों में स्थिति और भयानक यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि अभी जो है कोविड खत्म नहीं हुआ है, बल्कि कोविड के मामले जो कम हुए बेशक, लेकिन अभी खतरा अभी भी बरकरार है। रही जरा आप साथ। और जरा बात अब बिहार की कर लेते हैं। बिहार में बाढ़ और बारिश ने कई इलाकों में लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। कुछ जगहों पर तो इतना पानी भर गया कि लोगों का सुरक्षित इलाकों में जाना भी मुश्किल हो गया। तस्वीरें 3 आपके सामने हैं। पहली बिहार के बगहा की, वहां बाढ़ का पानी कई गांवों में घुस गया। जबकि दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं बिहार के गोपालगंज की है, वहां भी बाढ़ का पानी लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। कई इलाकों के लोग बाढ़ का पानी घुसने से परेशान हैं। जबकि तीसरी तस्वीर बिहार के मुजफ्फरपुर की है, वहां बूढ़ी गंडक नदी का पानी कई इलाकों में घुस गया, जिसकी वजह से कई गांवों के लोग परेशान हैं। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर हालात कुछ ऐसे हैं कि लोगों के पूरे गांव अब टापू से नजर आने लग गए हैं। आशियाना बचा नहीं है, घर में सामान नहीं है खाने पीने का, और ऐसे में अगर सुरक्षित जगहों पर जाने की कोशिश में ये लोग जुटे तो खतरा ये कि नाव भी नहीं है। और एक ही नाव पर देखिए कितने लोग सवार, 15 लोगों की क्षमता वाले नाव पर 25 लोग सवार बैठते दिख रहे हैं। और कई बार हादसे का शिकार भी हो जाते हैं लोग, क्योंकि नाव पलट जाती। कल ही एक ऐसा मामला सामने आया था बिहार से। उसके बाद अब लोगों के सामने चुनौती ये है कि बारिश थोड़ी सी थमे, और ये जो पानी है, अगर बारिश नहीं थमती है और पानी का स्तर बढ़ता है तो खतरा लोगों पर और ज्यादा बढ़ जाएगा।
बिहार में बाढ़ से बढ़ती मुश्किल के बीच राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब से थोड़ी देर बाद बाढ़ से प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। वो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। इन सभी इलाकों में बाढ़ की वजह से कई इलाके पानी में डूब गए हैं। वहीं बिहार के बगहा में बाढ़ की वजह से हालात बिगड़ गए। कई इलाकों में भारी पानी से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। जिन जगहों पर कल तक बस्तियां थीं वो आज तालाब में बदल गईं। हालात इतने बिगड़ गए कि लोगों को बाहर निकलने के लिए नावों की मदद लेनी पड़ी। इलाके के लोगों ने बताया कि रात के वक्त गांव में अचानक पानी भर गया, जिसकी वजह से वो अपने घरों में रखा जरूरी सामान भी नहीं बचा पाए और किसी तरह भागकर इन लोगों ने अपनी जान बचाई। खाने का सामान नहीं होने से भी लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। तो अब लोगों के सामने चुनौती देखिए ये है कि खाने का सामान भी घर में नहीं है, आशियाना भी उजड़ चुका है। ऐसे में लोग जाएं तो जाएं कहां? प्रशासन ने अपनी तरफ से इंतजाम जरूर किए हैं, कुछ ठिकाने ऐसे बनाए हैं जहां पर ये लोग रह पाएं, लेकिन वो ठिकाने कम हैं और प्रभावित लोगों की संख्या ज्यादा है। उनके रहने का भी अब ठिकाना बचा नहीं है। ऐसे में जो नदियां हैं वो उफान पर हैं। लगातार बारिश समस्याओं को और बढ़ा रही है और साथ ही साथ नेपाल से जो पानी आ रहा है, वहां जो नदियां हैं वो उफान पर हैं। उसकी वजह से भी बिहार में स्थितियां खराब हो रही हैं। उठनी सनी के भाई अचानक दिखनी सब पानी बढ़े लागल, ढेर डाँड़ भर पानी बल्कि उतर लैका लेके भाग गई सन। घर द्वार 1 घंटा के बाद लागल ढह है, बेरी गिर गई, घर गिर गई, दह गई, कि उतर भाग के जान बचौनी सन। अनाज उनाज के क्या स्थिति रहे? एक दाना नहीं, सब दह दू गई। बेरा खैला में उजबाज बानी सन। का नाम पड़ी? फिलहाल क्या स्थिति है जरा समझ लेते हैं मुन्ना राज से। वो बिहार के बगहा में इस वक्त मौजूद है। मुन्ना राज, जरा तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके के हालात से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है बिहार में। जी अर्पिता, लगातार हम लोगों ने कल त्रासदी की खबर दिखाई थी, उसके बाद आज मुख्यमंत्री का एरियल सर्वे है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण के साथ अन्य बाढ़ प्रभावित जिलों में। तो हम एक आज अजीब दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं कि जिस तरह देखिए लोग तैयारी करते हैं बाढ़ों से निपटने के लिए। तो एक तस्वीर आप देख सकती हैं, यहाँ नाव बनाने का सिलसिला शुरू हो गया है और सभी लोग बाढ़ से निपटने के लिए अब नाव बनाना शुरू कर दिए हैं। तो अर्पिता, आप देखिए किस तरह की दर्दनाक स्थिति है कि लोग अब धीरे धीरे तैयारी करते करते लोग नाव बना रहे हैं कि अब नाव ही इनका सहारा है। लोग समझते हैं कि इनके पास रोजी रोटी का जो साधन है वो नाव ही दे सकता है। हम कुछ लोगों से बात करने का भी कोशिश करते हैं। आप लोग सब काम छोड़ के नाव बना रहे हैं, क्यों? हाँ, नाव बना रहा है, हमारा रास्ता तैसा आना है, जाना है। कैसे नाव सब काम छोड़ अगला बार हम 16 आदमी के छाने से अपने नाव से डूबते हुए निकाले तो उसमें मैंने हमारा फोटो बहुत गया है। सरकारी घर में अभी नौकरी नहीं हुआ, सब काम छोड़ के नाव बना रहे हैं आप, क्यों? नाव बना रहे हैं कि इसके चलाने के लिए दरिया में तो डूबेगा उसको छानेंगे। आप नाव पे खतरा भी तो रहता है कि आप जाइएगा, खेती बाड़ी भी है। अरे खेती खत्म है तो कहाँ जाएंगे हम लोग? तो आप देख सकते हैं किस तरह की स्थिति इन इलाकों में है। लगातार अब लोग नाव बना रहे हैं और इनकी पूरी तैयारी है कि आगे के दिनों में, ये आने वाले दिनों में कैसे निपटेंगे। इसके लिए इनका अपना नाव है और 5-10 लोग एक समूह बनाकर अब नाव की तैयारी कर रहे हैं कि वहीं हम लोग का साधन रहेगा। जी शुक्रिया। न्यूज़ 18 इंडिया की वेबसाइट ने आजतक.com को पछाड़ा।